हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं इंडिया 01 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मीनिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसको बोलते हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड आपका रिप्रेजेंटेशन है, एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जो क्या आपको शो कर रहा है, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, ट्रांजेक्शन का, इवेंट्स का और साथ साथ डिस्क्लोजर्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से उसमें क्या क्या आएगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, फाइनेंशियल आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्या है, मेनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या है, कोई इवेंट है उससे रिगार्डिंग, और उसके जो है डिस्क्लोजर्स यहाँ पर आएंगे। अब इंडिया 01 का है, जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस केस में होती है, GPFS हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए उसमें आपको एप्लीकेबल होगा इंडिया 01 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट इसमें होता है आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट एंड P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस की P&L एंड OCI। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया जब लगता है उसमें OCI यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक आपका कॉलम आता है। ये क्या है यहाँ पर, OCI। OCI मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्पेलिंग थोड़ी एक बार चेक कर दीजिएगा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक को मत देखिएगा, कई बार जल्दी में हो सकती है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L के बाद आता है SOCE यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आपकी इक्विटी से रिगार्डिंग कोई भी चेंज होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको ही अगर हटाकर मैं SOCE को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी यानी कि SOCE भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं तो नॉर्मल में, लीगली ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपनी यहाँ भी रीडिंग के पर्पज से हम इसको SOCE बोल कर चलेंगे, ना कि लीगली इसका ऐसा कुछ। आपको जहाँ भी लिखना होगा कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, SOCE लिख के काम नहीं चलेगा। उसके बाद CFA आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। अब आप जब भी फाइनेंशियल प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करते हुए ओवरऑल आप का क्या कंसिडरेशन रहेगा, आपको क्या क्या कंसिडर करके चलना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू, उनका जो है ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। वो ट्रू एंड फेयर जो आपकी जितने भी रिप्रेजेंटेशन है वो कर रही हो। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है कि वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो ऑफ किसकी, एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपकी एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, इक्विटी हो या इन्वेस्टमेंट, उनकी जो है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू एंड फेयर व्यू। और ये कैसे होगी, आप ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे होगा, बाय फॉलोइंग ऑल द इंडियाज कौन से, ऑल जितने भी एप्लीकेबल है सारे के सारे इंडियाज आपको करने हैं। और साथ में कोई डिस्क्लोजर्स जो है उनको भी ध्यान देना है, वो उनको भी फॉलो करते हुए चलना है, डिस्क्लोजर्स देते हुए चलना है। तब जाकर आपका क्या होगा यहाँ पर फेयरफुल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। और साथ साथ आप क्या करेंगे, कंप्लायंस स्टेटमेंट भी तैयार करेंगे जो कि एक्सप्लिसिट होगी और अनरिजर्व्ड होगी, कि आपने सारे इंडियाज वगैरह जो है यहाँ पर आपने क्या कर लिए हैं, फॉलो कर लिए, कंप्लायंस उनका करके चल रही हैं आप। आपका इंडिया से डिपार्चर कब हो सकता है, बहुत रेयर केस में। यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है रेयर, RARE, रेयर केस, बहुत ही रेयर केस में, रेयर यानी कि दुर्लभ, रेयर केस में होगा। और अगर आपका ऐसा कुछ होता है, यानी कि क्यों होगा ये, क्योंकि जब आप ट्रू एंड फेयर व्यू जो है आपका नहीं आ रहा होगा विद इंडियस, तब जा आपको अगर ऐसा लगता है, मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो अगर आप इंडियस फॉलो करते हैं तो उससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा है, तब जाकर ऐसा कोई डिपार्चर होगा। लेकिन ये बहुत रेयर टू रेयर केस में होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आप जो इंडिया से डेविएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई डेविएशन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको डिस्क्लोजर देना होगा कि डेविएशन हुआ है, और उसके रीजंस भी साथ में बताने होंगे कि कौन से ऐसे रीजन से जिसकी वजह से डेविएट हुआ है, यानी कि कौन से ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इंडिया फॉलो करने से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। तो ये आपके पहला कंसिडरेशन। दूसरी चीज़ आपको जो कंसिडर करके चलनी है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी कि क्या आप लंबे टर्म तक जो है आपके जो कंसर्न है वो गोइंग कंसर्न, आपका जो गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। गोइंग कंसर्न कौन असेस करेगा, मैनेजमेंट चेक करेगा।
एटलीस्ट 12 मंथ के लिए, बट नॉट लिमिटेड टू 12 मंथ्स। यानी कि ऐसा नहीं कि 12 मंथ पे जरूरी, आप कम पीरियड पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हर 12 मंथ पर आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप पहले बाद में कभी भी कर सकते हैं वैसे तो, आपको चेक करना। चेक कैसे करेंगे आप? गोइंग कंसर्न आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, यानी कि क्या आप प्रॉफिट मेकिंग है। हो सकता है अभी प्रॉफिट मेकिंग ना हो, लेकिन आपकी लिक्विडिटी चल रही हो, आपके जो फाइनेंसिंग है लिक्विड है, कैश की ट्रांजेक्शन चल रही है, तो आप प्रॉफिट धीरे धीरे आप बना सकते हैं। बाद में आ जाएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या पे अवेलेबल हैं कि आगे नहीं होंगे। गोइंग कंसर्न है कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा इन तीनों फैक्टर से ये हैं, तो ही आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है गोइंग कंसर्न के लिए मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। क्या वो कंपनी को या जो भी आपका कंसर्न है, एंटिटी है, उसको लिक्विडेट करने की सोच रहे हैं, बंद करने की सोच रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन, कोई एक यूनिट को सीज, कोई ऑपरेशन को सीज करने की सोच रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और इसके डिस्क्लोजर आप देंगे बैलेंस शीट प्रिपरेशन के टाइम की, कोई कंसर्न आपका चल रहा है कि नहीं है, मैनेजमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसिडर करना आपको ओवरऑल कंसिडरेशन में, नेक्स्ट कंसिडरेशन आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कितने टाइम के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। कम से कम 12 मंथ कि हर 12 महीने में, 1 साल में जो आप ये बनाते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या आपको कोई कंपैरेटिव बनाना है इसमें। नेक्स्ट कंसिडरेशन हमारी कंपैरेटिव की, क्या कोई कंपैरेटिव डेटा देना है। हमें करंट ईयर के देते हैं, प्रीवियस ईयर के देते हैं 5 कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट कौन से? आपके ये वाले बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, सो की, CFS और नोट्स, ये आपके 5 कंपोनेंट करंट ईयर के देंगे हम, प्रीवियस ईयर के देंगे, और किसके अकॉर्डिंग, एज पर इंड AS हम ये प्रोवाइड करेंगे यानी बनाएंगे। उसके बाद है एक चीज़ आपकी ऑप्शनल यहाँ पर आ जाती है कि किसी भी कंपोनेंट का, कौन इन पाँचों में से किसी भी कंपोनेंट का, पार्ट ऑफ कंपोनेंट को इंड AS के अकॉर्डिंग अगर हम देना चाहते हैं तो ऑप्शनल है ये, आप दे सकते हैं, कोई इशूज़ में नहीं है। लेकिन आपको एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ सकती है कुछ केसेस में। कौन से ऐसे केस हैं एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ सकती है? अगर आप फर्स्ट टाइम इंड AS अप्लाई कर रही हैं, तो फर्स्ट टाइम इंड AS 101 के अकॉर्डिंग, इंड AS 101 बताता है कि जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS करते हैं तो कैसे क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल बैलेंस शीट देनी है। एडिशनल बैलेंस शीट कब की? प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे की, यानी कि जिस साल हमने अप्लाई किया। जस्ट देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए 20-21 और ये 21-22, मान लीजिए 21-22 में फर्स्ट टाइम इंड AS अप्लाई कर रहे हैं। इंड AS फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इस फर्स्ट में, तो प्रीवियस ईयर ये हो गया आपका 20-21, और इसका जो फर्स्ट है यानी कि 1 अप्रैल 20 की बैलेंस शीट आपको एडिशनल देनी पड़ेगी उस केस में। और दूसरा केस क्या, जब एडिशनल बैलेंस शीट देनी है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन नहीं है तो कहाँ पे यूज़ हो सकता है, वो बताता है आपको इंड AS होनी है। यानी कि कोई भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में मेजर चेंज है, कोई PPI की कोई एरर आपके देखेंगे, PPI यानी कि प्रायर पीरियड की कोई आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम की कोई एरर है, वहाँ पर कोई आपका मटेरियल रीस्टेटमेंट है, या फिर कोई मटेरियल रिक्लासिफिकेशन, मटेरियल यानी कि जो इम्पैक्टफुल हो, ऐसा कोई भी आपका चेंजेस है और उसका इफेक्ट जो है ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है अगर इनमें से किसी का, तो आपको जो है एडिशनल बैलेंस शीट देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी किस चीज़ में, आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें आप कंसिस्टेंट हो, बार बार चेंज ना कर रहे हो। पॉलिसीज जैसे कि आपका जो है SLM है या WDV है, आपकी जो PPE है वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, आपने उसको हेल्ड फॉर सेल किया हुआ है, क्या मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ है, या फिर एक आपने कुछ सोच कर उसको कुछ और कारण से, इन्वेस्टमेंट से दूसरे कारणों से आपने उसमें जो है पैसा लगाया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद है ऑफसेटिंग, क्या कुछ ऑफसेट कर सकते हैं, कोई एसेट्स खोलो उसको, अलाउंसेस को अगर इंड AS अलाउ करता है, रिस्पेक्टिव इंड AS अलाउ करते हैं तो आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। और अगर कोई आइटम और सेम सब्सटेंस है तो आप कर सकते हैं, जैसे सेम सब्सटेंस है तो ही आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका रेंट पेड है, और रेंट है एक पेड है और एक रिसीव्ड है, लेकिन तो इनका सब्सटेंस सेम नहीं है तो आप इनको ऑफसेट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग एक को एक्सपेंस एक को इनकम बुक करके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मटेरियलिटी की, कि आपको मटेरियलिटी का ध्यान रखना है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है यूजर्स के लिए उसका ध्यान रखना है, जो उनके लिए इम्पैक्टफुल हो, और साथ में डिस्क्लोजर्स देने हैं जो कि एग्रीगेट करके नहीं देने, अलग से अच्छे से डिस्क्लोज करना है। ये होगी आपकी ओवरऑल कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट कैसा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की बात करते हैं तो आपके जो कंपोनेंट थे वहाँ से शुरू करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सबसे पहले आपका कंपोनेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, आप किस बेस पे बैलेंस शीट बनाएंगे, आपके बेसिस दो हो सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का हो सकता है या लिक्विड बेसिस का हो सकता है।
वर्किंग कैपिटल में मतलब आप बताएंगे आपके करंट असेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट असेट्स क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, ये सब आप बताकर यहाँ पर चलेंगे। मान लीजिए आप लिक्विड बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो इस बनाने तो आपको वर्किंग कैपिटल पे ही है, लिक्विड बेस पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से नोट्स में इसको बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल बेस पे तो आपको जनरली जो हमारा शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होता है वो वर्किंग कैपिटल बेसिस पर ही चलता है। और लिक्विड बेसिस जो आप बनाते हैं तो उसमें आप नोट्स में आप बना सकते हैं, दोनों अलाउड होते हैं इसमें। उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L की, जिसमें P&L और OCI था। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले कंपोनेंट की बात थी और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की। तो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, तो हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L की। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L इसमें दो पार्ट हैं आपके, एक P&L और एक OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये बनेंगे आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की, इसमें आप बनाएंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, आपका रिजर्व एंड सरप्लस OCI का आ जाएगा, आपके शेयर एप्लीकेशन कितनी है, शेयर वारंट क्या है आपके, कैश से रिगार्डिंग आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इन सबको, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेंगे, कोई प्रायर पीरियड आइटम्स की है वहाँ पे लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आपकी उसमें ऐड करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि P&L से आएगी, कोई डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, कोई पेड है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई आपने ट्रांसफ़र किया, इंटरफंड ट्रांसफ़र किया, रिजर्व ट्रांसफ़र किया एक दूसरे रिजर्व में, वो आ जाएंगे। और कोई अदर चेंजेस है तो वो आ जाएगा, और इनके नेट इनको प्लस माइनस करके आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ऐसे करके आपका बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनेंगे इंड AS 7 के अकॉर्डिंग, और जो नोट्स है वो हो जाएंगे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अब इन जनरल बात कर लेते हैं। इन जनरल इसमें क्या आएगा, इन जनरल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्पेसिफिक होगा कि बैलेंस शीट वगैरह कैसे, अगर ओवरऑल देखें तो उसमें आप कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, बैलेंस शीट का कौन सा P&L क्या है, चेंज स्टॉकी का क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर उनके आप टाइप वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे, कंसोलिडेटेड का है, स्टैंड अलोन का, सेपरेट, इंक्लूडेड, ये सारा इसमें आ गया। उसके बाद आप राउंड ऑफ देख लेंगे एज पर शेड्यूल 3, करेंसी कौन सी है आपकी, फंक्शनल करेंसी कौन सी है, फॉरेन करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीज़ है, डॉलर, वो आप देखेंगे। डेट एंड पीरियड आप चेक करेंगे, किस डेट पर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कौन से पीरियड के लिए आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हो गए। इसके बाद आप देखते हैं कि करंट असेट्स किसको बोलेंगे, करंट लायबिलिटी का क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। करंट असेट्स के बारे में बताता है पैरा 66। करंट असेट्स यानी कि जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या तो कंज्यूम होने वाली हो, सेल होने वाली हो, या रियलाइज होने वाली। कंज्यूम मतलब आपको कोई रॉ मटेरियल है जो ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए कंज्यूम हो जाएगा, जो फिनिश गुड्स बन जाएगा, और ऐसा फिनिश गुड्स जो आपने सेल के लिए रखा हुआ है तो वो भी आपका करंट असेट्स में आ जाएगा। और ऐसा कोई डेटर है, कुछ है जिस जैसी कोई एसेट्स है जो रियलाइज होने वाली है विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी जैसे डेटर्स हैं या आपको कोई एडवांस टू सप्लायर है, तो इस सारे इसके अंदर आपका करंट असेट्स में आ जाता है। फिर कोई आपके असेट्स है जो हेल्पफुल ट्रेडिंग है, जैसे कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव इंटरेस्ट वगैरह मिलना है, तो आपका ये करंट असेट्स पे आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका करंट है। और कोई ऐसी चीज़ जो ड्यू फॉर रियलाइजेशन है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि रिपोर्टिंग बैलेंस शीट से 12 मंथ्स के अंदर जो भी एसेट्स आपकी रियलाइज होने वाली है, ड्यू है रियलाइज होने के लिए, वो आपका करंट असेट्स में आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये रियलाइजेशन का यहाँ भी आया और जो है नीचे भी आएगा। देखिए आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकती है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 मंथ से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 12 मंथ्स की बात की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी की, जो कि पैरा 64 से पैरा 64 के बारे में, पैरा 64 में करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो वही बात इसमें कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक्सपेक्टेड टू पे है आपका, जैसे आपका ट्रेड पेबल है या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, और कोई भी हेल्पफुल ट्रेडिंग के कोई भी डेरिवेटिव ऐसे जिसका कोई पेमेंट वगैरह आपने करना है वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आपका है कि कोई भी सेटलमेंट है जो आपको 12 मंथ्स में कोई लोन वगैरह पे करना है तो वो आपका करंट लायबिलिटी में आ जाता है, या ऐसा कोई लोन है जो रिपेबल ऑन डिमांड है तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी का ही हिस्सा बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, कोई ऑन अगर आपके पास कोई भी अनकंडीशनल राइट टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम RD नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी नॉट अवेलेबल, आपके पास कोई भी ऐसा अनकंडीशनल राइट अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी जो पेमेंट है, जो आपकी लायबिलिटी है, उसको डेफर कर सके 12 मंथ से ज़्यादा, जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो इस टाइप की भी आपकी जो है करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनेगी। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के। अगर आपके मल्टीपल बिजनेस हैं तो हर एक के लिए आपको कैलकुलेट करना है अलग से, एक कोई सबका एक जैसा नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, सबके अलग अलग आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर चलने हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल कहीं भी मिसिंग है तो आप जो है 12 मंथ्स उसको एज्यूम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, आपके
एक्विजिशन फॉर प्रोसेसिंग का मतलब जब आप रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए परचेज करते हैं वहाँ से लेकर और उसके एक्चुअल रियलाइजेशन तक का जो पीरियड है, यानी कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया वहाँ से लेकर आपको जो रियलाइजेशन, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज हुआ, फिनिश गुड्स बने, उसके बाद आपने क्या किया, सेल की, उसके बाद वो आपका डेटर बन गया सेल करने पे, मान लीजिए अगर आप क्रेडिट पे है, और उसके बाद उससे अमाउंट जो है रिसीव हो गई, तो यहाँ तक रिसीव होने तक, रॉ मटेरियल की वजह से रिसीव होने तक का आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपके जैसे मान लीजिए कोई लोन है, फाइनेंशियल लायबिलिटी वो करंट लायबिलिटी कब बनेगी, जब आपका पेबल होगा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, ये अब तक हमने जाना। लेकिन अब देखते हैं कि नॉन करंट कब होगा। मान लीजिए आपने वो रीफाइनेंस या रोल ओवर करवा लिया, आपने रीफाइनेंस उसी लोन को करवा लिया, एग्रीमेंट बन चुका है बैलेंस शीट डेट तक, तो आपका वो नॉन करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे आपने कन्वर्ट कर लिया कि अब 12 महीने के बाद पे करना, रीफाइनेंस हो गया वो। अब आपको, लेकिन अगर मान लीजिए आपका रीफाइनेंस का एग्रीमेंट नहीं बना बैलेंस शीट डेट तक, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट, ये थोड़ी स्पेल, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको मतलब लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, और एंट्री के साथ आपका डिस्क्रिप्शन हो गया टू डेफर करने के लिए बियॉन्ड 12 मंथ, तो आपका क्या हो जाएगा, एनसीएल हो जाएगा। यानी कि आपने उस आपको लगता है कि हो जाएगा, और आप लगभग श्योर है, वो एंटिटी भी लगभग आपको तैयार दिखाई दे रही है 12 मंथ्स के बियॉन्ड करने पे, तो इसके अगर आपको प्रॉपर एविडेंस मिल रहे हैं तो ये आप नॉन करंट लायबिलिटी में लेकर जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिसमें आपने क्या कर दिया, आपकी कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है और उसके अंदर क्या हो गया, कोई मटेरियल ब्रीच आ गया, लोन के कुछ टर्म्स थी उसमें कोई मटेरियल ब्रीच हमने कर दिया, रीपेमेंट में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑन डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो जाता है अगर उसकी वजह से कि कोई मटेरियल ब्रीच हुआ और उसकी वजह से क्या होगा, रीपेमेंट ऑन डिमांड आ गया, तो अगर जो आपको लोन देने वाला पर्सन अगर वो एग्री कर जाता है कि चलिए हम डिमांड अभी नहीं करेंगे, और ये बात वो एग्री कर जाता है अप टू अप्रूवल डेट तक, तो आप इसको नॉन करंट कर सकते हैं कि आप आराम से पे कीजिए, अभी हम रिपेबल ऑन डिमांड इसको नहीं कर रहे हैं। अगर कौन लेंडर जो है वो एग्री कर जाता है कब तक, अप्रूवल डेट तक, तो इसको आप क्या कर देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में ले जाएंगे। ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा एज पर इंड AS 10, और ये कार आउट है, यानी कि IFRS से ये थोड़ा सा अलग है। और अब लास्ट वाला जो बचता है यहाँ पर वो आता है कि वही कि मेटल ब्रीच है, रीपेमेंट ऑन डिमांड हो गया है, और जो ग्रेस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है वो आपको जो पीरियड रेक्टिफाइंग का करना हो बैलेंस शीट डेट तक मिल जाता है, तो भी वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा कि आपको ग्रेस पीरियड मिल गया, 12 मंथ का पीरियड मिल चुका है कि आप आराम से पे कर दें। इसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पर जो लास्ट बचती है, उसके बाद इंड AS 1 की समाप्ति हो जाएगी यहाँ पर, कि अगर आपकी कोई एंटिटी है, पैरा 61 क्या कहता है कि जो एंटिटी है वो रिपोर्ट करेगी एसेट्स को, लायबिलिटी को, कि उनकी सेटलमेंट कब होने वाली है, विद इन 12 मंथ्स की कौन सी है, बियॉन्ड 12 मंथ्स की कौन सी है, कब से रिपोर्टिंग डेट्स, यानी कि एंटिटीज़ को क्या रिपोर्ट करना होता है अलग से, क्या दिखाना होता है पैरा 61, कि ऐसी एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में बताएं जो रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने से कम में कौन कौन सी एसेट्स आपकी रियलाइज़ होने वाली है, सेटल होने वाली है, और 12 महीने के बाद जो है कौन कौन सी एसेट्स से लायबिलिटी आपकी रियलाइज़ होने वाली है, उसके अलग से एक डिस्क्लोजर नोट दे, रिपोर्ट दे, वो यहाँ पर पैरा 61 बोलता है। तो ये था आपका कंप्लीट इंड AS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पेज का चार्ट और उसकी कंप्लीट रिवीजन। तो ऐसी और वीडियोस लगभग हर इंड AS की आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस FR की भी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी जल्दी ही चैनल पर आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, बाय बाय।